मुझे कभी नहीं लगा था कि रत्ना से यूँ मुलाकात हो जाएगी। दीदी पहचाना नहीं क्या मुझे? रत्ना चौंकी ज़रूर थी, पर मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने फिर याद दिलाया, दीदी मैं हूँ शिखा, तुम्हारे राकेश काका की बेटी। अरे शिखा तुम, आओ आओ, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। फिर गेट बंद करके उसने चाबी का गुच्छा पास ही खड़े चौकीदार को पकड़ाया और बाहर निकल आई। कुछ ही कदमों के फासले पर हरी भरी झाड़ियों व लतिकाओं से घिरा हुआ उसका घर था। लॉन का गेट खोलकर मुझे अंदर ले आई। चारपाई पर मोटी सी दरी बिछाकर बोली, शिखा विदेश में रहते हुए तुम्हारी तो चारपाई पर बैठने की आदत छूट गई होगी। मुश्किल हो तो कुर्सी निकाल दूं। कैसी बातें करती हो दीदी, यही सब तो वहाँ याद आता है। कुछ देर बाद चारों ओर पसरे मौन को मैंने ही बींधा। दरअसल शारीरिक रूप से अपंग बच्चों पर मैं एक किताब लिख रही हूँ। किसी ने तुम्हारे आश्रम का नाम सुझाया तो यहीं चली आई। मैंने उसे वस्तु स्थिति से अवगत कराया। वह चुपचाप गुमसुम सी बैठी रही, जैसे न ही कुछ पूछना चाह रही हो, न ही कुछ कहने की इच्छुक हो। वातावरण कुछ बोझिल सा हो चला था। दिसंबर की ठंडी धूप सामने वाले पेड़ पर जा अटकी थी। मैं एकटक उसे निहारती रह गई। बालों में छिटके चांदी के तार, चेहरे पर पड़ आई झुर्रियों ने उसे असमय ही बुढ़ापे की ओर धकेल दिया था। उसका गौर बढ़ अब काला हो चुका था। भरा भरा सा गदराया शरीर संघर्ष करते करते दुर्बल काया का रूप ले चुका था। सामने के तख्ते पर एक 8 साल का बच्चा लेटा था। शिखा, ये छोटू है, मेरा बेटा, बहुत प्यारा है ना? बच्चे के कपड़े बदलते हुए उसने मुझसे कहा तो मैं चौंकी। आज ठंड कुछ ज़्यादा है ना? अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। पर मेरा ध्यान कहीं और था। उस पशुपेश में थी कि ये बालक है कौन। जहाँ तक मुझे याद था, दिग्विजय के घर से जब वह लौटी थी तो निसंतान ही थी। रत्ना दीदी चाय बनाने चली गई तो मैं पास ही पड़ी आराम कुर्सी पर आंखें मूंदकर लेट गई। हवा के झोंकों से यादों के किवाड़ धीरे धीरे खुलने लगे तो मन दद्दा भाई की हवेली में भटकने लगा था। मेरे पिता के चचेरे भाई थे दद्दा भाई। लोग नारायण साहब के नाम से पहचानते थे। शहर के बीचों बीच संगमरमर से बनी उनकी कोठी की शान निराली थी। दद्दा भाई ने बड़ा ही निराला स्वभाव पाया। तबीयत शौकीन और अंदाज रईसी वाले, हर काम अपने ही ढंग से करते, न किसी के में हस्तक्षेप करते, न ही किसी की टीका टिप्पणी बर्दाश्त करते। जन्म लेते ही रत्ना की सिर से माँ का साया उठ गया था। पिता करोड़ों की जायदाद के इकलौते वारिस थे, पर प्यार और अपनत्व का आदान प्रदान करने में गजब के कंजूस। भावनाएं और संवेदनाएं तो उन्हें छू तक नहीं पाई थी। हर शाम शहर के रईस लोगों के बीच शतरंज की बाजी खेलने वाले दद्दा भाई ने अपनी बेटी के लालन पालन में कहीं कोताही की हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर समय उस पर कड़ी निगरानी रखते थे। रत्ना जरा सा सिसकती तो दद्दा भाई चिल्ला पड़ते। उनकी चीख पुकार सुनकर सेविकाएं दौड़ी चली आती। सेविकाओं की पेशी होती, कोई इधर दौड़ती, कोई उधर भागती और कोई खिलौने की अलमारी के तरफ जा खड़ी हो जाती। पर रत्ना तो तब तक पिता का रौद्र रूप देखकर ही दहशत के मारे चुप हो जाती। नारायण साहब की रूढ़िवादा सोच घर से बाहर बेटियों को निकालने के वे सख्त विरोधी थे। वे सोचते लड़कों के संग बतियाकर उनकी बिटियां कहीं भाग गई तो पास ही एक स्कूल था, वहीं के एक टीचर को उन्होंने रत्ना की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। स्कूल या कॉलेज रत्ना कभी गई ही नहीं। ऐसे में उसकी शिक्षा का दायरा हिंदी अंग्रेजी की वर्णमाला तक ही सिमट कर रह गया था। रत्ना हर समय व्याकुल रहती जीवन की उन सच्चाइयों से परिचित होने के लिए जिनकी चर्चा अक्सर वह अपनी सहेलियों से सुन लिया करती थी। रत्ना हर समय सहमी सिमटी रहती थी, न हंसती न बोलती। पिंजरे के तार चाहे सोने के हों या लोहे के, कैद तो आखिर कैद ही है। धीरे धीरे उसका मनोबल गिरता चला गया। हाथ पांव पसीने में भीगे रहते, जबान लड़खड़ाने लगी। रात को सोती तो चीखने चिल्लाने लगती। कई हकीम, डॉक्टर और वैद्यों का इलाज करवाया गया, पर रत्ना की दशा दिन पर दिन बिगड़ती ही चली गई। एक दिन दद्दा भाई के मुनीम अपने डॉक्टर भाई अजय को रत्ना के इलाज के लिए ले आए। अचानक अपने सामने किसी नए डॉक्टर को देखकर नारायण साहब असमंजस में पड़ गए। एक तो मुनीम का भाई, दूसरा अनुभवहीन। सोचा जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, ये नौसिखिया क्या कर लेगा। बस यही सोचकर दद्दा भाई चुप्पी साधे रहे।
पर रत्ना की ऐसी दशा मेरे अम्मा बाबूजी से सहन नहीं हो पा रही थी। पहली बार अम्मा ने तब दद्दा भाई के सामने मुंह खोला था और न जाने क्या सोचकर वे मान भी गए। अजय की दवा से रत्ना की दशा दिन पर दिन सुधरने लगी। अजय जानते थे उसका रोग शारीरिक कम मानसिक अधिक है। दवा से ज़्यादा उसे प्यार और अपनत्व की ज़रूरत है। उधर रत्ना को स्वास्थ्य लाभ मिला, इधर नारायण साहब के विश्वास की जड़ें अजय पर जमने लगी। वह तेजस्वी व्यक्तित्व का स्वामी था, सदा अपने आकर्षण में सबको बांधे रखता, घंटों रत्ना के पास बैठा रहता। अजय की संवेदनाओं ने न जाने कब अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार के वज्रखंड तले सहमी सिमटी रत्ना के हृदय की बस्ती बयार को सुगंधित झोंके के समान छूकर उसके दिल में प्रेम का बीज अंकुरित कर दिया। रत्ना अजय के साथ के लिए हर समय तरसती। उधर अजय भी रत्ना के ठहाकों, मुस्कुराहटों और उलझनों से अनजाने ही जुड़ते चले गए। शुरू शुरू में नारायण साहब को इस प्रेम प्रसंग की जरा भी जानकारी नहीं मिली। प्यार, स्नेह जैसी नैसर्गिक भावनाएं उम्र के किसी भी सोपान पर जन्म ले सकती हैं। ऊंची मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के स्वामी नारायण साहब लाखों का दहेज देने की सामर्थ्य रखते थे। मुनीम के भाई के साथ अपनी इकलौती बेटी को ब्याहकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा पर उन्हें कालिक थोड़े ही पुतवानी थी। मैं उस प्रेम कहानी को कभी नहीं भूली जिसकी एक एक ईंट नारायण साहब ने अपने छल से गिरवा दी थी और रह गया था बस एक खंडहर। कुछ दिनों के लिए रत्ना को दत्ता भाई ने उसके ननिहाल भिजवा दिया था। नाना की तबीयत बेहद खराब थी, इसलिए उनकी सेवा के लिए कोई तो चाहिए था। पिता के बारे में रत्ना के मन में कोई दुर्भावना नहीं उपजी और ना ही कोई राय बनी। जब तक लौटी, मुनीम और उनका भाई पूरे दृश्य पटल से ओझल हो चुके थे। अजय यूं बिना बताए क्यों चले गए, कहाँ चले गए, इसकी जरा भी भनक न रत्ना को मिली ना ही हवेली वालों को। भोली भाली बेटी के सामने दद्दा भाई ने अजय के चरित्र का ऐसा घिनौना चित्र प्रस्तुत किया कि उसका मन अजय के प्रति कड़वाहट से भर गया। प्रेम में चोट खाए हृदय का दुख समय के साथ ही मिटता जाएगा, ये सभी जानते थे। दद्दा भाई भी जानते थे कि वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। समय बीतता गया, रत्ना के रिश्ते घाव भरने लगे। विश्वास अविश्वास के चक्रपात में उलझकर अब एक बार फिर प्रेम का घरौंदा बनाने के लिए सुनहरे स्वप्न संजोने लगी थी। इस घर के भावनात्मक रूप से वह जुड़ी ही कब थी जो यहाँ मन रमता। करोड़पति पिता ने करोड़पति परिवारों की खोज शुरू कर दी थी। रिश्तों की कमी न थी, पर दद्दा भाई को हर रिश्ते में कोई न कोई खामी नजर आती ही थी। आखिर एक दिन बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उन्हें सचदेव जी का इकलौता बेटा ठाकुर दिग्विजय अपनी रत्ना के लिए उपयुक्त लगा। दिग्विजय डॉक्टर था, व्यक्तित्व का धनी था। दोनों ही पक्षों ने दिल खोलकर खर्चा किया। जीवन पर्यंत सुख दुख का साथी बने रहने का संकल्प लेकर रत्ना ने ससुराल की देहरी पर कदम रखा था। रात्रि की नीरवता चारों ओर पसरी हुई थी। सभी मेहमान अपने अपने कमरे में सो चुके। कमरे के बाहर उसकी सास सुमित्रा सामान को सुव्यवस्थित करने में जुटी हुई थी। रात्रि का तीसरा पहर भी ढलने को था, लेकिन दिग्विजय का दूर दूर तक कहीं पता न था। सुबह की पहली किरण के साथ दिग्विजय कमरे में लौटा तो रत्ना और भी सिमट गई। वह बिना कोई भूमिका बांधे पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, रत्ना, हमारे समाज में माता पिता बेटे के लिए पत्नी नहीं, अपने लिए कुलवधु ढूंढते हैं, गृह लक्ष्मी ढूंढते हैं। दिग्विजय के स्वर में ऐसा भाव था जिसने रत्ना के मन को छू लिया। मैं किसी और को प्यार करता हूँ, सुहाना नाम है उसका, मेरे ही अस्पताल में डॉक्टर है। तुम्हें बुरा तो लगेगा, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें एक नज़र देखा भी नहीं था। कई बार मैंने इस विवाह का विरोध किया, पर माँ ना मानी। सच पूछो तो उन्होंने भी तुम्हारी धन संपदा को ही पसंद किया है, तुम्हें नहीं। इतना कहकर दिग्विजय दूसरे कमरे में चले गए थे और पीछे छोड़ गए थे सूनापन। कल्पना का महल खंडित हो चुका था। वह अपनी जगह से हिली न डोली। उसे लगा वह जमीन में धंसती चली जा रही है। ऐसे समय में कोई नवविवाहिता कह भी क्या सकती है। बस दिग्विजय के अगले वाक्य की प्रतीक्षा करती रही। वे लौट आए थे। इस घर में तुम्हें सारे अधिकार मिलेंगे, पर मेरे हृदय पर अधिकार सुहाना का ही होगा। उसे भुलाना मेरे वश में नहीं। दिग्विजय की आंखों में भावुकता से अश्रुकण झलक आए। रत्ना सोच रही थी, अगर उसके दिल का उसका अधिकार ही है ही तो इस घर में रहकर क्या करेगी। किले नुमा उस हवेली में वह खुद को कैदी ही समझ रही थी। कुछ ही दिन में दिग्विजय की माँ थाल में नए वस्त्र और आभूषण ले आकर आई, जिन्हें अपने शरीर पर धारण करके उसे रिश्तेदारों से शुभकामनाएं लेनी थी। रत्ना ने माँ का लाड़ प्यार कभी नहीं देखा था। सुना जरूर था कि माँ का हृदय विशाल होता है। वह एक वट वृक्ष की तरह, जिसकी
छाया तले न जाने कितने पौधे पल्लवित होते हैं। बस यही सोचकर उनका हाथ पकड़कर रत्ना सिसक उठी। माँ जी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया? आपको उनकी प्रेमिका से ही उनका विवाह करवाना चाहिए था। सुमित्रा जी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए रुखाई से कहा, बहू, रिश्ते जोड़ते समय खानदान, जात, वर्ग, परंपरा जैसी कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कांपते स्वर में उसने इतना ही कहा। वह चाहे इन सब बातों के लिए किसी दूसरी लड़की के जीवन की सारी खुशियां ही दांव पर क्यों न चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होता बहू। पत्नी में सामर्थ्य हो तो साम दाम दंड भेद जैसा कोई भी अस्त्र प्रयोग करके अपने पति का मन जीत सकती है। बहू, इस घर की मान मर्यादा तुम्हें ही बनाकर रखनी है। समाज में हमारा नाम है, इज्जत है। दिग्विजय और सुहाना के संबंधों पर पर्दा पड़ा रहे, इसी में तुम्हारी भलाई है और हम सबकी भी। किसी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे ससुर को भी पता नहीं चलना चाहिए। वे दिल के मरीज हैं, उनका ध्यान रखकर ही मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाया है, वरना सुहाना ही आती इस घर में। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसका उत्तरदायित्व तुम पर ही होगा। सभी का अपनापन, अपना अपना मत था। कोई मजबूरी जतला रहा था, कोई धमकी दे रहा था। रत्ना को समाज के कटघरे में खड़ा करने वाले उसके तथाकथित संबंधी उसकी भावनाओं से अनजान थे। नारायण साहब के साम्राज्य की इकलौती राजकुमारी का अस्तित्व ससुराल वालों ने कितनी बेरहमी से नकार दिया था। नववधू अपमान का घूंट पीकर रह गई थी। न जाने क्यों उस दिन अजय बहुत याद आए थे। क्यों छोड़कर चले गए उसे यूं मझधार में? कम से कम एक बार मिल तो लेते, कुछ कह ले, सुनने का मौका तो दिया होता। ससुर सचदेव सहदेव जी नेक इंसान थे। एक बार रत्ना के जी में आया कि वह उनसे सब कुछ कह दे, पर सहज नहीं लगा था। वह ओंठ सिए रही थी। कोई एक बरस बाद नारायण साहब ने अपनी लाडली बेटी को पीहर बुलवा भेजा। धन दौलत की तुला पर बेटी की खुशियों को तौलने वाले दद्दा भाई ने उसके अंतस में झांकने का प्रयत्न ही कब किया था। जितने दिन रत्ना पीहर में रही, अम्मा बाबूजी रोज उसे बुलावा भेजते थे। वह कभी कुछ नहीं कहती थी, बस अपने ख्यालों में खोई रहती। आखिर एक दिन अम्मा ने बहुत कुरेदा तो वह पानी से भरे पात्र की छलक उठी। मेरी इच्छा अनिच्छा, भावनाओं संवेदनाओं को जाने बिना क्या मेरे जीवन में ठुकराया जाना ही लिखा है चाची? एक ने ठुकराया तो दूसरे के आंगन में जा पहुंची। अब दिग्विजय ने ठुकराया है तो कहाँ जाऊं? अम्मा और बाबूजी ने विचार विमर्श करके एक बार दद्दा भाई को बेटी के जीवन का सही चित्र दिखलाना चाहा था। वस्तु स्थिति से पूरी तरह परिचित होने के बाद भी दद्दा भाई ना चौंके ना ही परेशान हुए। वैसे भी ब्याहता बिटिया को घर बिठाकर उन्हें समाज में अपनी बनी बनाई प्रतिष्ठा पर कालिक थोड़े ही पुतवाने थे। उन्होंने रत्ना को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में समझाया। पुरुष तो स्वभाव से ही चंचल प्रकृति के होते हैं। हमारे ज़माने में लोग मुजरों में जाया करते थे, अक्सर रातें भी वहीं बिताते थे और घर की औरत को कानो कान खबर नहीं होती थी। शुक्र कर बेटी जो दिग्विजय ने अपने संबंध का सही चित्रण तेरे सामने किया है। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू किस तरह से उसको अपने पास लौटा कर लाती है। पिता द्वारा पति का पक्ष लिया जाना उसे बुरा नहीं लगा था, बल्कि इस बात की तसल्ली दे गया था कि जैसे भी हो उसे अपनी ससुराल में ही समझौता करना है। समय धीरे धीरे सरकने लगा था। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। रत्ना का हर संभव प्रयत्न व्यर्थ ही गया। दिग्विजय उसके मन के पास लौटकर नहीं आए। कभी कभी जीवन में इंसान को जब कोई विकल्प नजर नहीं आता तो उसका सब्र सारी सीमाएं तोड़कर ज्वालामुखी के लावे के समान बह निकलता है। ऐसे ही एक दिन रत्ना के साथ भी हुआ था। घर से बाहर जा रहे दिग्विजय का मार्ग रोककर वह खड़ी हुई। किस कसूर की सजा आप मुझे दे रहे हैं? आखिर कब तक यूं ही मुंह मोड़कर मुझसे दूर भागते रहेंगे? सजा कसूरवार को दी जाती है रत्ना, तुमने तो कसूर किया ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे सजा दे सकता हूँ? मैंने सुहागरात को ही तुमसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हमारा विवाह मात्र एक समझौता है। तुम चाहे यहाँ रहो, न चाहो तो कहीं भी जा सकती हो। मेरी ओर से तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। उस रात दिग्विजय का स्वर धीमा था, पर इतना धीमा भी नहीं था कि हवेली की दीवारों को न भेज सके। एक कमरे से दूसरे कमरे का फासला ही कितना था। सहदेव जी के कानों में बेटे का एक एक शब्द पिघले शीशे के समान उतरता गया। अपना ही खून इतना बेगारत हो सकता है, इसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पत्नी को बुलाकर कई प्रश्न किए, पर कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा था। माँ पूर्ण रूप से बेटे के ही पक्षधार बनी रही थी। सहदेव जी ने रत्ना को पीहर लौट जाने का सुझाव दिया था, पर वह वहां भी नहीं गई। तब जीवन की हर समस्या की ओर व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाले
सहदेव जी ने बहू को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। दबी सहमी रत्ना के लिए ये प्रस्ताव अप्रत्याशित सा ही था। बस यही सोच सोचकर काँप रही थी कि वर्षों पहले छोड़ी गई किताब और कलम पकड़ने में कहीं हाथ काँपे तो क्या करेगी। पर दृढ़ निश्चयी सहदेव जी के आगे उसकी एक न चली। रत्ना की मेहनत, लगन और निष्ठा रंग लाई। उसका मनोबल बढ़ा, व्यक्तित्व में निखार आया और उधर सहदेव जी की दशा दिन पर दिन गिरती चली गई। बहू का दुख घुन के समान उनके शरीर को खाता जा रहा था। हर समय वे खुद को रत्ना का दोषी समझते। उसका जीवन उन्हें मझधार में फंसी उस नाव के समान लगता जिसका कोई किनारा ही न हो। भारी भरकम शरीर जर्जरावस्था में पहुंचता गया, जबान तालू से चिपकती गई। एक दिन देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए और रत्ना अकेली रह गई। उस दिन उसे लगा वह रिक्त हो गई है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके दुख को समझ पाता। सहारा लेकर वह आंसुओं के चंद कतरे बहा सकती थी। वह भी तो स्पंदहीन पड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद दिग्विजय पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था। 13वीं की रस्म के बाद ही सुहाना को घर में लाकर वह मुक्ति पर्व मनाने लगा था। सुहाना उसके दिल की स्वामिनी तो थी ही, पूरे घर की स्वामिनी भी बन बैठी। घर की पूर्ण व्यवस्था पर उसका ही वर्चस्व था। संवेदनशील रत्ना विस्मित हो पति का रवैया निहारती रह गई। दिग्विजय का व्यवहार धीरे धीरे उसे परेशान नहीं, संतुलित करता गया। उसमें निर्णय लेने की शक्ति आ गई थी। अपने आखिरी पत्र में रत्ना दीदी ने मुझे लिखा था, सारे रस्म रिवाज के बंधनों को तोड़कर एक दिन मैं आज आज़ाद हो जाऊंगी। नासूर बन गए जुड़ाव की लहूलुहान पीड़ा से तो मुक्ति का सुख ज़्यादा आनंददायक होगा। लगता है वह समय आ गया है। अगर जिंदा रही तो जरूर मिलूंगी, तुम्हारी रत्ना दीदी। उसके बाद वह कहाँ गई मैं नहीं जानती थी। दद्दा भाई को भी मैंने कई पत्र लिखे थे, पर उन्होंने तो शायद सहदेव जी की मृत्यु के बाद बेटी की सुध ही नहीं ली थी। बेटी को अपनी चौखट से विदा करके ही उनके कर्तव्य की पूर्ति हो गई थी। अब आगे सामने मेज पर रखी चाय बर्फ के समान ठंडी हो चुकी थी। गुमसुम सी बैठी रत्ना दी से मैंने प्रश्न किया, दिग्विजय जी के घर से निकलकर तुम कहाँ गई, कहाँ रही? रत्ना गंभीर हो उठी। उसके माथे पर सिलवटें सी पड़ गईं। ऐसा लगा उसके सीने में जो अपमान जमा है एक बार फिर पिघलने लगा है। शिखा अतीत को कुरेदकर वर्तमान को गंधाने से क्या लाभ? उन धुंधली यादों को अपने जीवन की पुस्तक से मैं फाड़ चुकी हूँ, जानती हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे अपने होते हैं और जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं, उनसे कुछ पूछने का हक तो होता है ना हमें? क्या ये अधिकार भी मुझे नहीं दोगी? आत्मीयता के चंद शब्द सुनकर उसकी आंखें भीग गईं। अवरोध स्वर कितनी मुश्किल से कंठ से बाहर निकला होगा, उसका अंदाज़ा मैंने लगा लिया था। जिस समय दिग्विजय की चौखट लांघ कर बाहर निकली थी, विश्वास अविश्वास के चक्रवात में उलझी मैं ऐसे दोहराए पर खड़ी थी जहाँ से एक सीधी सपाट सड़क मायके की देहरी पर ख़त्म होती थी। पर वहाँ कौन था? मेरा सो लौटने का सवाल ही नहीं उठता था। मरने का प्रयास भी कई बार किया था, पर नाकाम रही थी। इतने वर्षों बाद अपनी सूनी आंखों में मोहभंग का इतिहास समेटे जब मैं घर से निकली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवा सोने की 8 चूड़ियों के। उन्हें मैंने कब सुनार के पास बेचा और कब ट्रेन में चढ़कर यहाँ अमेठी पहुँच गई याद ही नहीं। यहाँ वहाँ भटकती रही। ऐसे ही एक शाम में गश खाकर गिर पड़ी, पर जब आँख खुली तो अपने सामने एक महिला को खड़े पाया। उसके हाथ में ढेर सारी दवाइयाँ थीं। कहाँ जाना है बहन? चलो मैं तुम्हें छोड़ाती हूँ। किसी अजनबी के सामने अपना परिचय देने में डर लग रहा था। वैसे भी अपने गतम के विषय में जब खुद मुझे ही कुछ नहीं मालूम था तो उसे क्या बताती। उसके चेहरे पर ममता और दया के भाव परिलक्षित हो उठे थे। मेरे आंसुओं को वह धीरे धीरे पोंछती रही। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा और यहाँ इस आश्रम में ले आई। कई दिनों से बंद पड़े एक कमरे को उसने भली प्रकार से साफ करवाया। रोजमर्रा की ज़रूरी चीज़ों को मेरे लिए जुटाकर वह मेरे पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद उसने मेरे अतीत को फिर से कुरेदा तो मैंने हिचकियों के बीच सच्चाई उसे बता दी। उसका नाम निहारिका था। एक दिन वह बोली, यूं कब तक अंधेरे में मुँह छुपाकर बैठी रहोगी बहन? अब जीवन का हर द्वार बंद हो जाए तो जी कर भी क्या करेगा इंसान? जीवन एक अमूल्य निधि है, इसे गंवाना कहाँ की अक्लमंदी है। केवल भावनाओं और संवेदनाओं के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता। जीने के लिए कुछ न कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं। निहारिका इसी आश्रम की संचालक थी। वर्षों से पहले उसने और उसके डॉक्टर पति ने इस आश्रम को स्थापित किया था। वह मुझे इसी आश्रम में बने एक स्कूल में ले गई। इधर उधर छिटकी बिखरी बाल रूपी कलियों को समेटकर एक कक्षा में बिठाकर पढ़ाना शुरू किया तो लगा पूर्ण मातृत्व को प्राप्त कर लिया है।
घर के बाहर कुछ सब्जियां वगैरह उगा ली थी। समय भी बीत जाता, खर्च में भी बचत हो जाती। दिन तो अच्छा बीत जाता। शाम को अकेली बैठती तो गहरी उदास के बादल चारों ओर घिर आते थे। निहारिका अक्सर मुझे अपने घर बुलाती, पर कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। कई आघातों के बाद जीवन ने एक स्वाभाविक गति पकड़ ली थी। सहज होने में कितना भी समय क्यों न लगा हो, जीवन मंथर गति से चलने लगा था। अतीत की यादें परछाई की तरह मिटने लगी थी। उसी वातावरण में रमती गई जो जीवन रास आने लगा। इधर एक हफ्ते से निहारिका मुझसे मिली नहीं थी। मैं अचरज में थी कि वह इतने दिनों तक अनुपस्थित कैसे रह सकती है। कभी उसके घर गई नहीं थी, इसलिए कदम उठ ही नहीं रहे थे। पर जब मन न माना तो मैं उसी की ओर चल दी। दरवाज़ा निहारिका ने ही खोला था। उसे देखकर मुझे अपने अंदर कुछ सरकता सा महसूस हुआ। पहले से वे बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और अंदर ले गई। पालने में एक बालक लेटा हुआ था। मानसिक रूप से उसका पूर्ण विकास अवरुद्ध हो गया है, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। पूरे घर में शांति थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मैं आश्रम नहीं आ पा रही थी। कुछ देर बाद उसके पति के कराहने का स्वर सुनाई दिया तो वह अंदर चली गई। साथ ही मुझे भी अपने पीछे आने को कहा। दुर्बल शरीर, लंबी दाढ़ी, पर मैं उसे एक पल में पहचान गई थी। सामने अजय लेटा था। सैलाब के छड़ों में जैसे समूची धरती उलट पलट जाती है, वैसे ही मेरे अंतस में भयावह हाहाकार जाग उठा था। वक्त ने कैसा क्रूर मजाक किया था मेरे साथ। अतीत के जिस प्रसंग को मैं भूल चुकी थी, वर्तमान बनकर मेरे सामने खड़ा था। घृणा मेरे चेहरे पर मुखरित हो उठे थे। अगर तुम यहाँ अजय के पास कुछ समय बैठो तो मैं आश्रम का निरीक्षण कराऊं। निहारिका ने मुझे वर्तमान में धकेला था। हाँ हाँ, तुम निश्चित होकर जाओ, मैं यहीं पर हूँ। निहारिका के जाने के बाद वातावरण असहज हो उठा था। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी। अजय की मंदी हुई आंखें हौले हौले खुलने लगी थी। उसके हाव भाव में बेहद ठंडापन था। झील जैसी शांत शीतल छाया बिखेरती निगाहें उठा कर उसने मुझे देखा और अपने पास कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर हौले से बोला, तुम यहाँ इस शहर में, और अगर यही प्रश्न मैं तुमसे करूँ तो अजय क्या सपनों के राजकुमार यूं ही जिंदगी में आते हैं? अगर निहारिका से ही ब्याह करना था तो मुझसे प्रेम ही क्यों किया था? मुझे तो अकेले जीने की आदत थी। रुलाई का वह मुश्किल संयंत्र करते हुए मैंने पूछा तो उसने अपनी मुट्ठी में मेरी दोनों हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। उसके स्पर्श में दया, ममता और अपनत्व के भाव थे। वह हौले से बोला, क्या दोषारोपण के सारे अधिकार तुम्हारे पास है? मुझे लगता है तुमने उतना ही सुना और समझा है जितना शायद तुमने सुनना और समझना चाहा है। अपने इर्द गिर्द की सारी सीमाएं तोड़ दो और फिर देखो, क्या कोई फरीब दिखता है तुम्हें? मैं उसे एकटक निहारती रही। अपना सर पीछे दीवार से टिकाकर उसने आंखें बंद कर ली। उन बंद आंखों के पीछे बहुत कुछ था जो अनकहा था। तुम्हारे पिता नारायण साहब बड़े आदमी थे। वहाँ का रुख तक वे अपने अनुसार मोड़ने में सिद्धहस्त थे। वह ये मुझसे ज़्यादा शायद तुम समझती होगी। जिन दिनों में तुम्हारे पास आया करता था, मेरे भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने दिल का ऑपरेशन करने का सुझाव दिया था। देखा जाए तो भारत में ना डॉक्टरों की कमी है, ना ही अस्पतालों की, पर तुम्हारे पिता ने उस समय मुझे भैया को लेकर विदेश में ऑपरेशन करने का सुझाव दिया था। तुम तो जानती हो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर नारायण साहब ने आनन फानन सारी तैयारी करवाकर 2 टिकट मेरे हाथ में पकड़वा दिए थे। उस समय मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो उठा था। तुम सोच रही होगी मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आया। मैं तुम्हारे घर गया था, पर तब तक तुम ननिहाल जा चुकी थी। कुछ ही दिन बीते तो तुम्हारे ब्याह की खबर सुनी थी। तुम्हारे पिता के प्रति मन घृणा से भर उठा था। शतरंज की विसात पर 2 युवा प्रेमियों को मोहरे की तरह प्रयोग करके कितनी कुशलता से उन्होंने बाजी जीत ली थी। फिर तुमने भी तो सच को समझने का प्रयास ही नहीं किया। छोटे बालक की तरह सिसकता रहा। अतीत की धूमिल यादें एक बार फिर मानस पटल पर साकार हो उठी थी। झूठी मान मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा की दुहाई देने वाले मेरे पिता को 2 युवा प्रेमियों को अलग करने से क्या मिला? अजय को तो फिर भी गृहस्थी और पत्नी का सुख मिला था। लुटती तो मैं ही रही थी। कितनी देर तक पीड़ा के तिनके हृदय पटल से बुहारने का प्रयास करती रही थी, पर बरसों से जमी पीड़ा को पिघलने में समय तो लगता ही है। घर पहुंचकर सुख को मैं कोसने लगी कि अजय से क्यों मिली। गलतफहमी ही सही, आश्वस्त तो थी कि उसने मुझे छला है, धोखा दिया है। अब तो घृणा का स्थान दया ने ले लिया था। उससे मिलने को मन हर समय आतुर रहता। बस के सानिध्य में कुंवारे सपने साकार होने लगते।
ये जानते हुए भी कि मैं अंधेरी गुफा की ओर बढ़ रही हूँ, खुद को रोक पाने में अक्षम थी। एक दिन मेरे अंतस से पुरजोर आवाज़ उभरी, ये क्या कर रही है तू? जिस महिला ने तुझे जीवन दान दिया, जीने की दिशा सुझाई, उसी का सुख चैन लूट रही है। अजय तेरा पूर्व प्रेमी सही, अब निहारिका का पति है। फिर तू भी तो दिग्विजय की ब्याहता पत्नी है। निहारिका के जीवन में विष घोल रही है। मन ने धित्कारा तो पैरों में खुद ब खुद बेड़ियां पड़ गईं। निहारिका से मैं दूर भागने लगी थी, अपने ही काम में व्यस्त रहती। मन उचटता तो बच्चों के पास पहुंचती, इससे राहत सी महसूस होती थी। निहारिका संदेश व भिजवाती भी तो बड़ी ही सफाई से टाल जाती। एक रात निहारिका के घर से आवाज़ सुनाई दी। मन हाहाकार कर उठा। दौड़ती हुई मैं उसके पास जा पहुंची। लोगों की भीड़ जमा थी। पाषाण प्रतिमा था अजय, पत्नी के सिरहाने गुमसुम सा बैठा था। पास ही उसका बेटा लेटा हुआ था। निहारिका मृत्यु शैया पर लेटी थी। मुख पर एक ही प्रश्न था कि उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा। मैंने उसे धीरज बंधाया। निहारिका रुंधे गले से बोली, मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम और मेरे बेटे छोटू का दायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा, और मेरे पति अजय का भी। उसे मेरी हाँ का इंतजार था। हमारा रुपया पैसा जमा पूंजी तुम्हारी हुई रत्ना में चुप थी। क्या इतना बड़ा उत्तरदायित्व मैं संभाल सकूंगी? मन इसी ऊहापोह में था। फिर थोड़ा रुककर वह बोली, कुछ समय पूर्व ही अजय ने अपने और तुम्हारे संबंधों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगी? एक बार हाँ कह दो तो चैन से इस संसार से विदा ले लूं। मन परेशान हो उठा था। एक बार फिर समाज और इसके लोग मेरे सामने आ गए थे। मन कांपा था। लोग अफवाह फैलाएंगे, फिक्रे कसेंगे, पर एक झटके से मन पर नियंत्रण भी पा लिया था। सोचा, जिस समाज ने हमेशा घाव ही दी है, उसकी चिंता करके इस बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद करूं? मैंने अजय और छोटू का हाथ थाम लिया। मैंने विस्मित हो पूछा, दीदी अभी अजय कहाँ है? रत्ना उदास होकर बोली, अजय के साथ मैं 3 साल रह पाई। शायद भगवान को मुझे अकेला ही रखना था। कैंसर के कारण अजय की मृत्यु हो गई। अब छोटू की माँ बनकर उसकी देखभाल करती हूँ। आसमान पर चांद का टुकड़ा कब खिड़की की राह कमरे में दाखिल हो गया, हम दोनों को पता ही नहीं चला। मैं उठकर बाहर आई तो चांद मुस्कुरा रहा था। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।